नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर के शो में। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आपके अपने परिवार एग्जाम स्फीयर पे। तो जो भी दोस्त जो भी साथी यहां पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से मेरे साथ आज का करंट अफेयर कवर करेंगे। और बिना किसी देरी के बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपना जो टॉपिक है, अपना जो पहला क्वेश्चन है, चलेंगे सीधे सीधे उस पर। और आज हम अपने करंट अफेयर को शुरू करेंगे लेडी ऑफ जस्टिस के क्वेश्चन से। तो कल आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि जो न्याय की मूर्ति है, उस मूर्ति में बदलाव किया गया। पुरानी मूर्ति के स्थान पर एक नई मूर्ति लाई गई। अब उसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें बदलाव क्या किया गया है। तो सभी लोग एक बार लपालप से खटाखट से आंसर देंगे। तो देखिए, सिंपल, सब लोगों को पता है कि दो चीजें की गई हैं। एक जो तलवार थी उनके हाथ में, तलवार के स्थान पर क्या आया है, संविधान आया है। और आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, अब इस पट्टी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो दो ही चीजें हैं। आंखों पर पट्टी हटा दी गई और हाथ में तलवार दी गई, गलत हो गया। आंखों पर पट्टी हटा दी गई और हाथ में संविधान की किताब दी गई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक्चुअली में हुआ क्या है, जो सीधे सीधे है। तो लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति लगाई गई कहां पर, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। और कहा जा रहा है कि जो वर्तमान सीजेआई हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, डी वाई चंद्रचूड़, इन्होंने ही इसको क्या किया, ऑर्डर दिया इसको बनाने का। तो इन्होंने ही इसे बनवाया इस मूर्ति को। इसमें जो परिधान है यानी कि जो ड्रेस है, ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान है। अगर आप देखें तो आंखों से बंधी जो पट्टी थी वो हटा दी गई, यानी कि जो लोग कहते थे कि कानून अंधा है, अब कानून देख रहा है। तो पहले आंख पर पट्टी लगा के अपराध देखा जाता था, अब आंखों को खोलकर अपराध देखा जाएगा। बाकी कुछ भी नया नहीं हुआ है। बाएं हाथ में पहले तलवार थी, अब तलवार की जगह पर क्या कर दिया गया, वहां पर संविधान की किताब दे दी गई है। मूर्ति का जो रंग है वो क्या है, वो सफेद संगमरमर की बना दी गई है, सफेद रंग की है। क्लियर। और दाएं हाथ में क्या है, एक तराजू है, जो ये बताता है कि कानून के नजर में सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। और समाज में सबको इक्वल राइट्स जो है वो न्याय के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। तो ये सारी चीजें थी जो लेडी ऑफ जस्टिस के नई मूर्ति नए स्टेचू में की गई थी। तो आप सभी लोग इन चीजों को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए, फिर आपसे एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से ही है कि सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस कौन होंगे, यानी कि भारत के 91वें जो नंबर के सीजेआई हैं, ये कौन होने वाले हैं। तो ये होने वाले हैं आपके जस्टिस संजीव खन्ना, है ना। कौन हो जाएंगे, जस्टिस संजीव खन्ना। आप सबको पता है कि संविधान का एक आर्टिकल है 124 का खंड 2, ये क्या प्रावधान करता है, ये प्रावधान करता है सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे, जजों की नियुक्ति। ठीक है, किसका प्रावधान करता है, जजों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जजों की नियुक्ति दोस्त किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर। यानी कि जो शपथ ग्रहण वगैरह होगा, ये कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है। इनका जो नाम जो है, जैसे कौन बनेगा, इसका जो प्रस्ताव है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है। कॉलेजियम एक व्यवस्था होती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को लेकर एक कमेटी रहती है, जो क्या करते हैं, एक नए न्यायाधीश जो बनने वाले होते हैं उनकी नाम की प्रस्तावना क्या है, सरकार को भेजते हैं। क्लियर। तो अभी जो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने किसका नाम आगे भेजा है, उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम आगे भेजा है। क्लियर। तो 51वें चीफ जस्टिस कौन होने वाले हैं, संजीव खन्ना जी होने वाले हैं। ये कौन है, संजीव खन्ना है। 10 नवंबर को
डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो रिटायर हो रहे हैं। कौन? डी वाई चंद्रचूड़। ये क्या होगा, जब 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे तो अगले चीफ जस्टिस कौन बन जाएंगे? जस्टिस खन्ना जो है वो बनेंगे। इनका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का होगा? 6 महीने का होगा। अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट सर्विंग यानी कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है? तो सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है दोस्त आपके जो डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी थे, इनका नाम था वाई वी चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल सबसे लंबे समय तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले थे हरिलाल जे कानिया। ठीक, कौन थे? हरिलाल जे कानिया। ये कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। राजनीति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक आ गया है आप लोगों के सामने कि हरियाणा के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने दूसरी बार शपथ ली? तो आप सबको पता है बहुत ही बढ़िया से कि नायब सैनी जो हैं वो सेकेंड टाइम क्या बने हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। क्लियर? अभी ये कौन से नंबर के बने हैं? तो 19वें नंबर के मुख्यमंत्री ये बने हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी इसमें से याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो जो लिंगानुपात है, ठीक क्या है? लिंगानुपात वो सबसे कम कहाँ का है? वो सबसे कम है हरियाणा का। ठीक है, लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। और बेरोजगारी दर सबसे अधिक कहाँ है? वो भी हरियाणा में है। ठीक है, तो ये दो चीज आप हरियाणा के बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। आगे आपसे एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया का 2024 वाला अवार्ड किसने जीता? मतलब 2024 मिस इंडिया कौन बनी? क्लियर? तो बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2024 का मिस इंडिया जो है वो कौन बना है? आपके पास ऑप्शन है श्रुति चौधरी, आरती राव, निकिता पोरवाल, श्याम सिंह राणा। तो दोस्त जो निकिता पोरवाल हैं ये क्या बनी है? ये बनी है मिस इंडिया 2024। ठीक है, मतलब इस वर्ष इनको मिस इंडिया चुना गया है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश के उज्जैन की। कौन है ये क्या चुनी गई? ये चुनी गई मिस फेमिना मिस इंडिया 2024। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे। सिर्फ क्या? सिर्फ आपको याद रखना है नाम। नाम क्या है? निकिता पोरवाल। तो निकिता पोरवाल ये नाम आप याद रखेंगे। इनको ये अवार्ड जो है वो प्रदान कर दिया गया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जो ये मतलब सेरेमनी थी, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ऐसी चीजें कहाँ पर होती हैं? मुंबई में होती हैं। तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। आज से करीब 2 महीने पहले इन्होंने मिस मध्य प्रदेश का अवार्ड भी जीता था। किसका? मिस मध्य प्रदेश का अवार्ड भी जीता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आप यहाँ पर बढ़िया से देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। उसके बाद आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का उद्देश्य क्या होता है? क्लियर? तो देखिए, आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म में 3 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है कौन सी? सूत्र पिटक, एक है विनय पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, क्या है? अभिधम्म पिटक। क्लियर? तो ये 3 पिटक हैं जिसमें बौद्ध धर्म की कथाएं, नियम, कानून, इन सब चीजों को संकलित किया गया है। तो अभिधम्म दिवस जो मनाया जाता है ये इसी अभिधम्म पिटक के लिए मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो स्वर्ग से एक बार धरती पर वापस आए थे। किसके लिए? अपनी माँ को अभिधम्म पिटक की शिक्षा देने के लिए। क्लियर? तो अब देखिए, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि 86 वर्ष की लगभग आयु हो गई थी महात्मा बुद्ध की, तब वो मरे थे। तो ऐसे में उनकी माँ जो है उनको आप आके शिक्षा अगर दे रहे हैं तो ये एक अतिशयोक्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है, ये मान्यता है कि अभिधम्म दिवस उस दिन मनाया जाता है जब भगवान बुद्ध स्वर्ग से धरती पर वापस आए थे। क्लियर? तो जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस में भाग लिया और पाली को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा हाल ही में दिया गया, इसका भी यहाँ पर एक बार से
क्या है, एक बार जश्न टाइप में मनाया गया। क्लियर। आयोजन कहां पर हुआ, तो 17 अक्टूबर को ये कहां पर हुआ भाई साहब, नई दिल्ली। कहां पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। फिर इसका जगह कौन सी थी, तो विज्ञान भवन। क्लियर। कहां पर, विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। क्लियर। अब देखिए मान्यता क्या है कि इसी दिन भगवान बुद्ध स्वर्ग से धरती पर आए थे। भगवान बुद्ध देवताओं और अपनी माँ को अभिधम पिटक सिखाने के लिए स्वर्ग गए थे और 3 महीने बाद धरती पर वो वापस आए थे। तो ऐसा क्या है, ये एक अतिशयोक्ति है लेकिन मान्यता भी है, तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। बात करेंगे अगर शास्त्रीय भाषाओं की, तो हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दोस्त यहाँ पर प्रदान किया गया। अगर बात करेंगे वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो एक बार सभी लोग बोलेंगे कि वो 5 भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया और बांग्ला। ये 5 भाषाएं हैं जिनको नई शास्त्रीय भाषाओं के रूप में दर्जा दिया गया। इसके पहले कितनी थी दोस्त, तो इसके पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। तो टोटल अब कितनी हो गई हैं, टोटल अब 11 शास्त्रीय भाषा भारत में हो चुकी हैं। अगर आप बात करें शास्त्रीय भाषाओं की, तो जब इनको रजिस्टर करना स्टार्ट किया गया तो वर्ष 2004 में किया गया था और सबसे पहली बार किसको दिया गया, तमिल को। ठीक है, किसको, तमिल को। और उसके बाद एक वर्ष के पश्चात 2005 में संस्कृत भाषा को भी क्या दिया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके लिए जो कैटेगरी है, कैटेगरी दोस्त ये होनी चाहिए कि ये क्या हो, 1500 साल पुरानी हो। क्लियर। कितनी, 1500 साल पुरानी हो और इसमें किसी अन्य भाषा का मिक्सचर ना हो, मतलब कोई भी दूसरी भाषा इसमें ना मिले, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने 17 अक्टूबर को एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि को घटाकर कितना कर दिया, तो अभी इसको कर दिया 60 दिन। पहले कितने दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते थे, 120 दिन पहले बुक कर सकते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, आईआरसीटीसी ने क्या किया, अब इसको 60 दिन का कर दिया। अब आप अपनी यात्रा के 60 दिन पहले ही सिर्फ टिकट बुक कर सकते हैं। क्लियर। तो बस यही इतना यहाँ पर समझना था कि जो एडवांस टिकट बुकिंग है अब वो सिर्फ और सिर्फ 60 दिन पहले की जा सकती है। क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आईआरसीटीसी है ये क्या है, एक मिनी रत्न है। क्या है, मिनी रत्न कंपनी है। क्लियर। अगर आप बात करें तो हाल ही में HAL जो है इसको महारत्न का दर्जा दिया गया। किसका, महारत्न का दर्जा दिया गया। ये कौन से नंबर का हो गया, 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बन गई भारत की। कौन, HAL। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो दोस्त आगे बढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, आपसे पूछा गया कि मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। अब आप पूछेंगे कि सर जी बीच में ऐसा क्वेश्चन कहां से टपकाए, तो देखो दोस्त बीच में ऐसा क्वेश्चन टपकाया नहीं है, ये खुद ही टपका है, क्योंकि मेथनॉल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर लाई गई हैं। ठीक। अब देखो क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले आप आंसर देखिए कि क्या होता है, CH3OH क्या होता है, मेथेनॉल का सूत्र होता है। अभी सरकार क्या कर रही है कि मेथेनॉल क्या है, एक तरह से थोड़ा कम कार्बन उत्सर्जन वाला फ्यूल है, तो इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी के लिए जो हमारा नीति आयोग है, तो वो नीति आयोग क्या कर रहा है, नीति आयोग ने यहाँ पर एक पहल लॉन्च की है। ठीक। और उसके साथ एक सेमिनार का आयोजन भी किया है। कब से कब तक, तो 17 और 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में जो एक मानेकशॉ सेंटर है, मानेकशॉ सेंटर में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक ईंधन के रूप में मेथेनॉल को बढ़ावा देंगे। अब मेथेनॉल क्या है, मेथेनॉल आपका मतलब लकड़ी वकड़ी से, या फिर आपने खोई का नाम सुना होगा जो गन्ने से मिलती है वहां से, तो इन सब चीजों से ये प्राप्त होता है। ठीक। तो वहां से इसको प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, वुड एल्कोहल भी बोल देते हैं, यानी कि एक तरह से ये लकड़ी से प्राप्त किया। ठीक। ये बात समझ में आई। इसको हम और क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं।
ये एक जैव ईंधन होता है, बायोफ्यूल होता है, बहुत ही अच्छा स्रोत है, बहुत ही आसानी से प्राप्त होने वाला स्रोत है। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, प्लास्टिक में, पेंट में, सिंथेटिक फाइबर्स में, इन सब में हम इसका यूज मेथनॉल का करते हैं। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि ये क्या है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज क्या है कि भारत में मिथनॉल इकोनॉमी जो है वो कब स्टार्ट हुई, तो वो मेरे दोस्त स्टार्ट हुई सितंबर 2016 में। क्या स्टार्ट हो गया, मेथेनॉल इकोनॉमी इंडिया में स्टार्ट हुई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो आगे है कि एक्ट्रेस जो है रश्मिका मंदाना, उनको किस संगठन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इनको नियुक्त किया गया दोस्त, आप लोगों ने पिछले साल एक न्यूज देखी होगी, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो जो है वो चला था। एक लिफ्ट में वो जाती हुई दिखाई देती हैं, तो वो क्या था, एक डीप फेक वीडियो था और उसका वो शिकार हुई थी। और इस वर्ष भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो होता है, ठीक है, क्या होता है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, इसका ब्रांड एम्बेसडर दोस्त बनाया गया रश्मिका मंदाना को। ठीक है, क्यों, ये आप देखे होंगे, तो ये एक क्लिप आई थी, वीडियो क्लिप, उसमें इस तरह से इनको दिखाया गया था और ये काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। बाद में जब इसकी जांच हुई तब ये पता चला कि ये एक डीप फेक वीडियो है जो इनको क्या है, एक तरह से डिफेम करने के लिए बनाया गया। क्लियर? तो इनको अब इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक, किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा। बस इतना ही आपको यहाँ पर दोस्त याद रखना है कि I4C जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर मेरे दोस्त बनाया गया है किसको, रश्मिका मंदाना को। उसके बाद भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र किस राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। यहाँ पर आपके पास दो एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक हो जाता है नामदफा, एक हो जाता है काजीरंगा। तो आपका सही जवाब है काजीरंगा। काजीरंगा है सेकंड तितली राष्ट्रीय उद्यान, तितली विविधता केंद्र। लेकिन पहला कौन सा है, तो पहला है दोस्त नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखें, तो आप सबको पता है कि जो काजीरंगा है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। काजीरंगा में जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और एकमात्र स्थान ऐसा है जहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जा रहे हैं भारत में। कहां पर स्थित है दोस्त, तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है ये। ठीक, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनाया गया। यहाँ पर 446 प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं। क्लियर? अगर आप बात करें अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला तितली विविधता केंद्र हो जाता है। क्लियर? आइए अब देखेंगे इन दोनों के बारे में। तो काजीरंगा कहां पर है, असम के गोलाघाट में और नागांव जिले में। ठीक, क्लियर? स्थापना की बात करें तो 1905 में जब इसको बनाया गया तो इसको एक फॉरेस्ट रिजर्व के रूप में बनाया गया था। फिर उसके बाद इसको 1974 में दोस्त क्या बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया। फिर दोस्त इसको 1985 में क्या बनाया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये एक मात्र ऐसा है जो मिश्रित है। ठीक है, क्या है, मिश्रित विश्व विरासत, सॉरी, भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, क्योंकि ये क्या है, ये सांस्कृतिक भी है और नेशनल पार्क यानी कि एक तरह से जैविक भी है। क्लियर? तो यहाँ पर ये एकमात्र ऐसा है जो मिश्रित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। अगर आप बात करें नामदफा की, तो ये चांगलांग जिले में स्थित है। 1983 में इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हाथी, हुलॉक गिबन ऐसे जीव जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो तेलंगाना के विकाराबाद में नौसेना के किस नए रडार स्टेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। तो ये क्या है,
ये एक अति निम्न आवृत्ति रडार सिस्टम है, रडार स्टेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, VLF, वेरी लो फ्रिक्वेंसी रडार स्टेशन। क्लियर? तो ये क्या है, इसका जो एक तरह से आधारशिला रखी वो कहां पर रखी, तेलंगाना में। तेलंगाना में किसने रखी, तो रक्षा मंत्री जो है हमारे वर्तमान राजनाथ सिंह। ठीक है, कौन है, राजनाथ सिंह जी जो है, इन्होंने यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी तेलंगाना के विकाराबाद में। क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो सूचना का आदान प्रदान है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभ रूप से हो सके। बस आपको जगह का नाम और किया किसने और किस चीज का किया गया, बस इतना याद रखना है, बाकी और भी कुछ याद रखने की जरूरत आप लोगों को यहाँ पर नहीं है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस विश्वविद्यालय द्वारा पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। तो अभी आपको पता है कि ये 3 दक्षिण अफ्रीकी देशों के दौरे पर गई हैं। तो वहां का एक देश जिसने इनको ये अवार्ड दिया, उस कॉलेज का नाम, उस विश्वविद्यालय का नाम है सीदी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है, सीदी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सीदी पोल यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या नाम रखना है, सीदी पोल यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है। क्लियर? ये कहां कहां पर गई हैं, तो ये गई हैं अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। इन तीनों देशों का नाम आपने सुना होगा, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और अब यहाँ पर कौन गया, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजिट पर गई हैं। और अल्जीरिया की ही ये यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सीदी पोल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने इनको पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। क्लियर? तो ये चीज दोस्त आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ कब हुआ। तो फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ जो है दोस्त, वो 16 अक्टूबर को हुआ है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। फ्लाइंग फेस्टिवल में होता क्या है, तो इसमें जैसे पैराग्लाइडिंग जो होती है आप लोगों ने देखा होगा, वैसी चीजें बहुत ज्यादा की जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। ये 16 से 19 जो अक्टूबर है, 16 से 19 अक्टूबर तक ये यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ग्रेट खली जो है ये इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें पैराग्लाइडिंग जैसी जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन किया जाता है। और इसमें 400 से ज्यादा पैराग्लाइडर्स जो है और ग्लाइडर्स जो है वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लाइंग फेस्टिवल है। कहां पर हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश में आपका आयोजित किया जा रहा है। क्लियर? चलिए, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र जो है वो क्या किए गए, उसका अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया। और इसमें से पूछा गया है कि आईआईटी कानपुर किस क्षेत्र पर केंद्रित है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, 3 क्या है, एक हेल्थ केयर पर, एक कृषि पर और तीसरा क्या है, अस्थाई शहरों के लिए। मतलब 3 अलग अलग एआई केंद्र स्थापित किए गए और तीनों का अलग अलग क्या है, मोटिव है, उद्देश्य है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आईआईटी दिल्ली है वो क्या है, स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए है। फिर जो आईआईटी रोपड़ है वो कृषि अनुसंधान के लिए है। और जो आईआईटी कानपुर है ये अस्थाई शहरी विकास के लिए है। तो तीनों आईआईटीज जो हैं ये अलग अलग उद्देश्यों से एआई केंद्र जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। किया किसने, तो जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने क्या किया, इसका दोस्त अनावरण किया। क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि 1962 में भारत चीन के किस एक लड़ाई के लिए उसकी 62वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। तो आप जानेंगे यहाँ पर तो बहुत ही गर्व महसूस करेंगे कि वालोंग की जो लड़ाई है ये 1962 में हुई थी। कहां पर, 1962 में, जब इंडिया और चाइना का क्या हुआ था, इंडिया और चाइना का मेरे दोस्त युद्ध हुआ था। तब भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था तो इसके पीछे की स्टोरी जो है मैं आपको बताऊं तो वालोंग जो है ये एक स्थान का नाम है। और जब यहाँ पर जो इन्फेंट्री थी, जो रेजिमेंट तैनात था, उसमें बहुत ही कम सैनिक उस समय तैनात थे।
लेकिन जब चीन की सेना एग्रेसिव होकर आगे बढ़ने लगी, तो इन जो यहाँ पर रेजिमेंट था, इन लोगों की उस सेना के साथ झड़प हुई और वहां पर बहुत ही साहस के साथ उसका एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए यहाँ पर जो वालोंग के योद्धा थे, उन्होंने यहाँ पर वीरगति प्राप्त की थी। और इन्हीं को सम्मान देने के लिए, इनकी वीरगति को सम्मान देने के लिए ये जो दिवस है, वॉलोंग दिवस के नाम से इसको हम मनाते हैं। और इनको हम एक तरह से क्या करते हैं, इस दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये आप सब लोगों का 17 अक्टूबर से मनाया जाएगा और 14 नवंबर तक मनाया जाएगा। तो 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ये जो आयोजन है वो किया जाएगा और 14 नवंबर को इसका जब समापन होगा, तो यहाँ पर एक विशेष जो युद्ध स्मारक बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं वॉलोंग दिवस के बारे में, ये आप बढ़िया से याद रखिएगा। उसके बाद भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एसएथ अजीमा को। आप सबको पता है कि मालदीव के साथ भारत के संबंध बीच में क्या हुए थे, थोड़े से खराब हुए थे, जब मोइजू और उनके मंत्रियों ने क्या बोला था कि भारत को बायकॉट करना है, भारत के सैनिकों को मालदीव से बाहर करना है। तो भारत ने भी क्या किया था, बायकॉट मालदीव कर दिया था। और जैसे ही भारत ने बायकॉट मालदीव किया, इनको इनकी औकात लपालप से समझ में आ गई। हुआ क्या था, तो सिंपल सी बात थी कि मालदीव के कुछ मंत्री थे, उन्होंने बोला था कि भारतीय जो है वो काले होते हैं, उनसे गंध आती है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया था। और उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो चले गए थे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप क्या है, वही मालदीव के थोड़ा सा ऊपर में स्थित है, वो भी एक द्वीपीय समूह है। और जब वो मालदीव चले गए, तो जब उन्होंने देखा कि मतलब जब लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री ने जब फोटोज अपनी पोस्ट की मालदीव की, तो लोगों ने क्या किया, बाइकाट सॉरी लक्षद्वीप की, तो बाइकाट मालदीव करके लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो अभी क्या है, रिश्ते थोड़े सुधरे हैं। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, तो मालदीव के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद मुइज्जू, वो भी क्या कहे, भारत आए थे, ताजमहल विजिट किया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। तो जो एसत अजीमा है, इनको राजदूत नियुक्त किया गया है, कहाँ का, भारत में मालदीव का। क्लियर? इसके पहले ये चीन में भारत की सॉरी चीन में मालदीव की राजदूत थी और उसके पहले ये ब्रिटेन में भी मालदीव की राजदूत के रूप में काम कर चुकी हैं। तो ये काफी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। यहाँ पर अगर आप देखें मालदीव के बारे में, तो ये सबसे निचला देश है। जैसे आप लोगों ने स्टेशन पे पढ़ा होगा ना, समुद्र तल से ऊंचाई इतने मीटर इतने मीटर। तो अगर आप देखेंगे, तो मालदीव की समुद्र तल से जो ऊंचाई है, वो मात्र 1.5 मीटर है। कितनी? 1.5 मीटर है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग से अगर समुद्र का स्तर बढ़ता है, तो सबसे पहले कौन सा देश जो है वो गायब होगा पृथ्वी से, तो वो होगा मालदीव। क्लियर? और माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 1200 द्वीप हैं। ठीक कितने? लगभग 1200 द्वीप हैं, लेकिन सभी रहने योग्य नहीं है। यहाँ की अगर आप भाषा की बात करें, तो धिवेही यहाँ की भाषा है। मालदीवियन रुफिया यहाँ का क्या है, ये करेंसी है। और माले जो है, माले यहाँ की क्या है, राजधानी है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप बात करें, तो भारत से और मालदीव के बीच में जो लक्षद्वीप समूह है, और लक्षद्वीप समूह और मालदीव, इन दोनों के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल है। क्लियर? क्या है? 8 डिग्री चैनल यहाँ पर स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है भैया साहब उमर अब्दुल्ला ने। क्लियर? ये पुत्र किसके हैं? फारूक अब्दुल्ला के। और आप सबको पता है कि ये जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना, तो जब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला बने हैं। क्लियर? कौन बना है? उमर अब्दुल्ला बने हैं। इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, 1998 में ये 28 वर्ष की उम्र में सबसे युवा सांसद बने थे। क्लियर? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। आगे आपके पास आ जाएगा आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज कुछ देशों के कुछ राज्यों के लोक नृत्य जो है वो हम देखते हैं। शुरू करेंगे दोस्त राजस्थान से। राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं? तो राजस्थान में दोस्त होता है घूमर, कालबेलिया, चकरी, गणगौर,
झूलन लीला, झूमा, सुईसनी, धपाल, पनिहारी और गिनाद। ठीक है, ये क्या है? राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इसके बाद आएंगे दोस्त पड़ोसी देश, उसी पड़ोसी राज्य गुजरात। गुजरात में कौन कौन सा होता है? गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पाणी। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में होता है लावड़ी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा, तमाशा, पोवारा और गौरीचा। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद आएंगे मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में होता है तरताली, मांच, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, गिरडा, सेला लारकी और जावरा। ये मध्य प्रदेश के हो जाएंगे मेरे भाई। उसके बाद आएंगे छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ पे होता है गौर मारिया, पंथी, राउत, कर्मा, झूमर और पंडवानी। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम करेंगे अपना करंट अफेयर बढ़िया से समाप्त। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं सभी लोगों से, सभी दोस्तों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।